हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अभय शर्मा है और आप सबका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल अश्योर डीसी में। तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ा था पाई बॉन्ड के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में पढ़ा। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर फ्रेंड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल्स लेता हूं कुछ। एक मैंने CH4 लिया है, एक मैंने C2H4H2 लिया है, C2H4 लिया है और तीसरा मैंने C2H2 लिया है। क्लियर बात है। तो मान लीजिए ये हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं, इनका हम पहले एक्सपेंड करते हैं। तो इसके पास चार हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास दो दो हाइड्रोजन्स हैं, और इसके पास सिर्फ एक एक हाइड्रोजन्स है। ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp और ये भी sp है। तो आप देख सकते हैं तीनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस है। तो इनसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है वो हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो sp3 है इसका जो शेप होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसका प्लेनर होता है, सारे मॉलिक्यूल सेम प्लेन में इसका मतलब। और ये कैसा होता है, ये लीनियर होता है। क्लियर बात है। तो मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड इंथैल्पी स्ट्रेंथ ऑफ ए कंपाउंड। मैं इसको लिख भी देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए कंपाउंड। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ में भी चेंजेस आते हैं और बॉन्ड की स्ट्रेंथ में भी चेंजेस आते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो देखिए क्या बोलता है ये स्टेटमेंट। जैसे कि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें एक s और तीन p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। sp2 में एक s और दो p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं और sp में एक s और एक p ऑर्बिटल यूज होता है। तो देखते हैं इनकी वजह से एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एज दी परसेंट एस कैरेक्टर। ये बेसिकली इनऑर्गेनिक का टॉपिक है और जो एस कैरेक्टर हमें बताता है वो है कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन एस कैरेक्टर ने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर दिया है। ठीक है, तो एज दी एस कैरेक्टर परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल in a compound, then the electrons are more closer to nucleus.
जैसा कि आपने देखा है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? एस ऑर्बिटल आता है। इसका मतलब देखिए कि एस ऑर्बिटल जब आता है तो सबसे नजदीक होता है और ये सबसे अच्छी शील्डिंग भी करता है क्योंकि इसका स्पेरिकल शेप होता है। क्लियर बात है। मान लीजिए पहला एस ऑर्बिटल ये है, कुछ पी के बाद फिर से एस आता है, तो ये भी तो न्यूक्लियस के नजदीक ही होगा। इसकी मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो अपने पास ही अट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में जो होते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। क्लियर बात है। यानी कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा क्लोजर होंगे न्यूक्लियस के। क्लियर बात है। ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए मैं तीनों हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिखता हूं, sp2 और sp3। हम देखेंगे इनमें कितना कितना परसेंट एस कैरेक्टर्स के अंदर होता है। तो देखिए sp में क्या होता है, एक एस और एक p, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है, 50-50%। तो यानी 50% एस कैरेक्टर्स के अंदर है, एस कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए एस एक है और दो पी, मतलब कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1/3 एस का होगा और 3/, जो बाकी का बचेगा वो किसका होगा, पी का होगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, 33% या 33.33% आ जाएगा एस कैरेक्टर। और sp3 में क्या है, एक एस और तीन पी है, मतलब चार, मतलब 20-25% का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एस कैरेक्टर्स में कितना जाएगा, 25% एस कैरेक्टर। तो अगर हम एस कैरेक्टर का हम यहाँ पे रिलेशन लिखें तो sp में सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 में हम सॉरी sp3 में होता है, फिर sp2 में होता है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हम इनमें रिलेशन देखते हैं। तो एस कैरेक्टर हम रिलेशन देखेंगे तो देखिए पहले sp में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है, फिर sp2 में है, फिर sp3 में। इसका मतलब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड फॉर्म शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्योंकि जितना ज्यादा पास में होगा, देखो क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा एक बॉन्ड है, मैं इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्टर है। अगर ये बड़ा होगा तो मैं इसको आराम से ब्रेक कर सकता हूँ। और sp हाइब्रिडाइज में तो तीन तीन ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मींस बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है लेकिन लेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो मैं पे कंक्लूड कर देता हूं कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दे आर क्या होते हैं, क्लोजर टू न्यूक्लियस, आर क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड they form shorter and stronger bond। क्या बात क्लियर है? ठीक है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब एक दो पॉइंट्स और हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए हमने बात कर लिया sp sp2 और sp3 में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। अब हम रिलेशंस देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पे हमने देखा है कि sp की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे छोटी होगी क्योंकि इसमें 50-50% एस कैरेक्टर होता है। उसके बाद किसकी बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ, sp2 की। फिर सबसे बड़ी होती है sp3 की। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो किसकी ज्यादा होती है, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की होती है। परसेंट एस कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है sp में, फिर होता है sp2 में, उसके बाद sp3 में। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे देखते हैं क्या होता है
द ग्रेटर एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एक्स कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा होता है उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, एस कैरेक्टर बड़ा मतलब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में है, इसका मतलब उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द ग्रेटर एस कैरेक्टर, द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर बात है? इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रिलेशन लिख देंगे कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की होती है। क्या बात क्लियर है? इसकी बात हम GOC में करेंगे और डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो मेनली यहाँ पे थ्री वेज होती हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हम यहाँ लिखेंगे, देयर आर 3 ways to represent ठीक है। कौन कौन से 3 होते हैं? तो पहला होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व में फोकस किया जाता है, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पर है, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये सभी को यहाँ पे नहीं बताते हैं। एक्चुअली मेनली नहीं बताते हैं, अगर बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। और ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर और नाइट्रोजन एटम्स को यहाँ पे डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, पहला स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं। मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, एक कंपाउंड अपन बनाते हैं, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पर एक और कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। वैलेंसी पूरी करने के लिए अपन हाइड्रोजन का यूज करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो मान लीजिए वहां पर हाइड्रोजन है। क्लियर बात है? तो इसको ही हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सारे सिग्मा बॉन्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और सारे हाइड्रोजन एटम और सारे कार्बन एटम्स यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अ सिंगल डैश रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड, ए डबल डैश रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड्स। क्लियर बात है? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेटेरो एटम्स। देखिए, कार्बन के पास कोई लोन पेयर्स नहीं होता, क्योंकि उसकी चारों बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। लेकिन जो हीट्रो एटम्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके पास लोन पेयर होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो इन पर अपन रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या फिर जरूरत भी नहीं है। क्लियर बात है? और भी एग्जांपल्स देखते हैं कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी। जो भी अपन इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये सभी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर ही आती हैं। क्या क्लियर बात है? एक और देखिए, अपन हीट्रो एटम को ही लेते हैं, ऐसे सी सिंगल बॉन्ड सी, मैंने O ले लिया साथ में और यहाँ पे C ले लिया है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर।
क्लियर बात है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो आप इनको डिनोट कर भी सकते हो या कोई जरूरत डिनोट करने की नहीं है इन केसेस में। क्लियर बात है। नाइट्रोजन के साथ अपन देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। देखिए नाइट्रोजन के साथ ऐसा हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन का मैंने ये ले लिया और एक कार्बन मैंने यहाँ ले लिया, एक कार्बन यहाँ ले लिया, एक कार्बन यहाँ ले लिया, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर भी साथ में होता है, तो यहाँ पे H3 होगा, H3 होगा। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपके पास क्लियर बात है कि इस टाइप से अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने कार्बन कार्बन और एक नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इसके पास लोन पेयर भी है, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्लियर बात है। तो इनको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अपन दूसरे मेथड पे आते हैं कि दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पर, जो हमारे सिलेबस में है। तो जो दूसरा आता है वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये भी बहुत बेसिक है। जो अपने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा उसमें अपन ने जो सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, सिंगल डैश, पाई बॉन्ड, डबल डैश, उन सबको इसमें से हटा दिए जाते हैं, दे आर एलिमिनेटेड। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ऑल डैशेस रिप्रेजेंटिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, बाय इंडिकेटिंग द नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम बाय ए सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड by removing all dashes, सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, फ्रॉम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला and indicating number of identical groups by a subscript। क्लियर बात है। इस टाइप से हम इन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया सबने। अब हम इस पे एग्जांपल्स करते हैं कि किस टाइप के एग्जांपल्स इस पे आते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल्स CH3 होल 4। ये जाना माना मौलिक कंपाउंड है जो आपने पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में किया था, कुछ इस टाइप का था वो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स होते हैं, तो एक कार्बन ये बीच वाला है और बाकी के 4 CH3 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं और इसको अपन बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्लियर बात है, इसको अपन सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब देखिए ये तो कॉम्प्लेक्स था, इसी वजह से हमने ऐसे लिखा है। कोई एक लीनियर मॉलिक्यूल आ जाता है, जैसे कि सिंपल मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया CH3, तो इसको ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं CH3 का होल ट्वाइस। बेसिक जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसी टाइप का होता है, CH3, जिसको अपन बाद में बीच में डैश लगा देते हैं अगर अपन को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होता है तो। क्लियर बात है। तो क्लियर है, कुछ कुछ बुक्स में इस टाइप से इसको लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली हम इसका यूज करते हैं लीनियर्स के लिए। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आता है CH2CH3 का होल ट्वाइस। इसका करते हैं तो कैसा आता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं
और CH3 एक और दूसरा ये CH3। क्या बात क्लियर है? इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से किया जाता है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि H2N CH3 का होल थ्राइस। इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन है कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और इसका कार्बन अटैच है, इसके साथ CH3 के 3 बॉन्ड हैं। क्लियर बात है? तो इस टाइप से अपन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लिखते हैं। बाकी की अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ ही आते हैं, तो वहां पर आपकी क्लियरिटी और ज्यादा आ जाएगी। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्मूला से। तो क्लियर है फ्रेंड्स? अब अपन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो थर्ड रिप्रेजेंटेशन का नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आजकल ये बहुत ही ज्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, बस इस पे आज तक रील्स नहीं बनी है। क्लियर बात है? तो इसमें कैसा होता है, इन दिस फॉर्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन। इसमें कुछ भी शो नहीं किया जाता है, बिल्कुल हाइड एंड सीक जैसा टॉपिक है। एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन आर ड्रॉन इन जिगजैग फैशन। अलग ही टाइप का फैशन है, मैंने भी आज तक नहीं पहना ना ट्राई किया है। ठीक है, तो जिगजैग फैशन कैसा होता है? जिगजैग फैशन ऐसा होता है। क्लियर बात है? तो ये जिगजैग फैशन का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। आपके लिए सिर्फ ड्राइंग होगी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कंपाउंड हो जाता है। क्लियर बात है? अब देखो, मान लीजिए मैंने सिर्फ ये बनाया, आपके लिए हो गई अप एरो है, नहीं, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन है। हाइड्रोजन इसके साथ शो नहीं किए जाते। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए अपन हाइड्रोजन का यूज करते हैं, अगर कुछ और नहीं दिया गया है तो। क्लियर बात है? अगर मैंने सिंगल डैश भी बना दिया तो ये ना सिग्मा बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है, बल्कि ये 2 कार्बन की चेन है। क्लियर बात है? अगर मैंने इसको इस टाइप से बना दिया है तो ये 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो जाती है। क्लियर बात है? अगर मैं बोलता हूं NH2, अमोनिया इसके साथ जुड़ा है और साथ में कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 कार्बन और साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो क्लियर बात है? इनको बोलते हैं अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बहुत ही इजीली बन जाते हैं, ज्यादा बड़ा डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ता, ज्यादा बड़ा डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ता अपन। क्लियर बात है? कुछ इस टाइप के हैं, या फिर साइक्लिक में ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, इन्फिनिटी टाइप के बने से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली बन जाते हैं। और भी एग्जांपल्स देखिए, इस टाइप का ये भी बना सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या, 1 कार्बन यहाँ पे है और 3 कार्बन यहाँ पे है, एक के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे सबके पास। क्या बात समझ में आ रही है आपको? और भी एग्जांपल्स देखो, ऐसे डबल बॉन्ड का एग्जांपल देखें तो कुछ इस टाइप का डबल बॉन्ड हमने बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसके कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं। भले ये पाई बॉन्ड है, लेकिन कोवेलेंट तो बॉन्ड तो है। बाकी के अपन अगर हेटेरोएटम के साथ देखें तो डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, ऐसे NH के साथ भी ये बना लेता है, ये कार्बन कार्बन ये NH ग्रुप बना है। ठीक है, क्लियर बात है? तो इनमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और भी एग्जांपल्स देखें, जैसे ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल अपन देखें तो ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस टाइप का बन जाता है। साइक्लिक में देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा लग जाता है। इसमें देखें अपन तो इसमें से ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। इस टाइप से पूरा रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का होता है। ज्यादातर क्वेश्चन अपन जब करेंगे तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के साथ ही करेंगे, क्योंकि ये इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो कैसा फैशन यहाँ पे यूज होता है? जिगजैग फैशन यूज होता है, और ये 3 ही स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बताने के लिए। क्लियर बात है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है उसमें कौन सा फैशन यूज होता है? जिगजैग फैशन। क्लियर बात है? तो चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफाइन होता है।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या चीज होती है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है ई की एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स बताए जाते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के। अब देखो ये बात तो मैंने कंडेंस्ड फॉर्मूला में की थी। कंडेंस्ड फॉर्मूला में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स को अपन देखते हैं और सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स को अपन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एटम्स की बात हो रही है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। क्लियर बात है? जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल अपन पीछे लिया था, ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो C4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 6 8 और 10, C4H10। क्लियर बात है? इसको ही अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है या तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे के रखेगा या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के रखेगा, उससे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कोई एक ट्राइंगल है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और सबके पास देखो 2 2 हाइड्रोजन है, तो H6 हो जाएगा। क्लियर बात है? ऐसे अपने पास स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे C4 और H8 हो जाएगा। क्लियर बात है? बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ये लिया है, ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 9 और 1 10, C4H10 हो जाता है। सॉरी, C4H10 हो जाता है। मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितने? 2 3, यहाँ पे 3 3 है तो 3 3 6 और 7 8, C4H8 हो जाता है। क्लियर है? मान लीजिए मैंने अल्काइन ले लिया कोई इस टाइप का, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो C4 ले लिया। 3 6 और 1 1 यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी नहीं होगा, 3 3 6, तो C4H6 हो जाएगा। क्लियर बात है? देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 बॉन्ड हो गए, और 3 और ये 4 कार्बन के साथ चारों बॉन्ड बन चुके हैं। अब एक भी बॉन्ड नहीं बना था। क्लियर बात है? तो यहाँ एस टाइप से अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ इस टाइप का एग्जांपल है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो C6। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 6 9 12 13 और 14, तो C6H14 हो जाता है। क्लियर बात है? तो इस टाइप से अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर बात है? अब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन आपको बता देता हूं, जिससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई पूछे तो आप आराम से बता सकें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्सप्रेशन that defines, जो डिफाइन करता है, क्या चीज डिफाइन करता है? एन एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बताता है। इन ए मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। इस पे एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने NH यहाँ ले लिया है, एक NH2 यहाँ पर ले लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O ले लिया है, और एक यहाँ पे मैंने OH भी ले लिया है। ठीक है, इससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली। तो देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 आइटम्स हैं, तो O2 तो यहाँ पे लिख देंगे अपन,
नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, N2 है, क्लियर बात है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो कार्बन यहाँ पे 5 है। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 3, एक 4 यहाँ पर होगा और एक 5 ये रहा, 5 हो गए। यहाँ पर एक भी नहीं होगा, यहाँ पर एक 6 होगा, एक 7 होगा, 7 हो गए। 8वां ये होगा, 9 यहाँ पर होगा, 10 11 यहाँ पर होगा, 11 12 ये हो गए, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है C5H12O2N2। तो इस टाइप से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी रिप्रेजेंटेशन अपन ने सीखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, चलिए इस पर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड कंडेंस टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व कीजिए। देखते हैं कौन किसके बाद सॉल्व करता है। या तो मैं आपके बाद सॉल्व करूंगा या तुम मेरे बाद सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, CH3, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा CH2 C। देखो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम डबल बॉन्ड O ही लेंगे इसके साथ, वरना अगर अल्कोहल होता तो ये OH देता अपन को अलग से। CH2 CH3, तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स होते हैं ये। इसका भी आप देख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होएगी कि ये ब्रांच में है या फिर मेन चेन में। देखिए यहाँ पे 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 दिया गया है। 2 किस में होता है, आपने देखा होगा जब अपन लीनियर ब्रांच देखते हैं तो सबके पास CH2 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 होता है। इसका मतलब ये मेन चेन में या फिर मेन जो चेन है इसके साथ ही इसमें 3 CH2 जुड़े हुए हैं और लास्ट में CH3 आ जाता है। तो ये इसके आंसर्स हैं। क्या क्लियर है, नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो पहले आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है इसका। तो देखिए HO तो सेम टू सेम रहेगा, CH2 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 तीन एक जैसे हैं, तो CH2 का होल थ्राइस। क्लियर बात है। अब ये CH3 है, ये एक ब्रांच है, क्योंकि इसकी 3 है और एक के साथ ही ज्वाइन हो सकता है, जिस वजह से कार्बन के चारों बॉन्ड फिल हो जाते हैं, 4 बॉन्ड कार्बन के बन जाते हैं। इसका मतलब ये ब्रांच ही है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड ले चुका है। तो यहां पर अपन CH3 लिखेंगे, उसके बाद हम CH लेंगे और देखिए CH3 सेम है, इसका मतलब दोनों ही ब्रांच हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस कर देंगे। क्लियर बात है। अगर इसका अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे तो देखो कितने कार्बन है इसके अंदर, तो 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, 3 कार्बन बना लिए। CH3 यहाँ पे ब्रांच में है तो CH3 जुड़ गया, उसके बाद CH, फिर CH आ गया है और इसके साथ क्या है, 2 ब्रांच में है और यहाँ पर एक अल्कोहल साथ में लगा हुआ है। तो देखिए एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों ब्रांच में है, तो ये दोनों ब्रांच लग चुकी हैं इस कार्बन पर और इस कार्बन पे एक ब्रांच यहाँ पर लग चुकी है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन लिखते हैं, तो किस टाइप से लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कितने कार्बन है, C7, 7 तो कार्बन हो चुके हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, H17 और एक ऑक्सीजन भी साथ में है। क्लियर बात है। इसमें देखिए तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे OH, जिससे एटम कनेक्टेड होता है उसको उसकी साइड लिखते हैं। ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड है तो O को C के साइड अपन लिखेंगे। क्लियर बात है। CH और यहाँ पे आ जाएगा CN का होल ट्वाइस। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगा कुछ स्टेप से, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर आ जाता है OH। क्लियर बात है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3 C3H
तो फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आप ट्राई कीजिए पॉज करके। तो मैं बताता हूं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए क्या है? देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो C9 आ जाएगा। क्लियर है? कितने कितने हाइड्रोजन हैं? तो सबके पास दो दो हाइड्रोजन है। 2 4 6 8 10 यहाँ पर है। एक यहाँ पर होगा 11 12 13 14 15 16 17। तो H17 हो जाएगा। क्लियर बात है? ये तो बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। C8 हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? देखिए सब पर दो दो हाइड्रोजन होंगे। तो 2 4 6 8 10 12 13 14 15 और 16 17 18। तो H18 आ जाएगा। क्लियर बात है? इस क्वेश्चन में देखिए एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है। आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो एक कार्बन यहाँ पर भी है। 1 2 3 4 और 5। C5। क्लियर है? अब हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि वैलेंसी 4 हो जाएगी। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी फुल है। और यहाँ पर दो हाइड्रोजन रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6। एक 7 यहाँ पे और एक 8 है। तो H8 और एक ऑक्सीजन O। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक एक हाइड्रोजन के पास होगा और तीन तीन इनके पास होंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है तो C6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स? अब एक नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ते हैं। इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है 3D रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर बात है? तो देखिए क्या होता है, जैसे अपना कार्बन है, कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो ये कैसा हाइब्रिडेशन होता है? sp3। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? 3D स्ट्रक्चर में होती है। मान ली एक बॉन्ड ये है तो एक ऐसा होता है, एक ही आगे होता है और ये थोड़ा पीछे होता है। जिस वजह से क्या होता है, सेम प्लेन में सारे मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो इसका 3D रिप्रेजेंटेशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है। तो जो इसका 3D रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं वो यूजिंग करते हैं बाय यूजिंग सॉलिड वेज एंड डैश वेज फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग सॉलिड वेज एंड डैश वेज फॉर्मूला। क्या होते हैं सॉलिड वेज और डैश वेज? तो देखिए इस टाइप का होता है सॉलिड वेज, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। और दूसरा होता है वेज डैश, डैश वेज, कुछ इस टाइप से। अब इसकी कंडीशन होती है कि इनको शो कैसे करते हैं। तो देखिए wedges are shown in such a way that broader end is towards the observer.
ऑब्जर्वर के पास दिखना चाहिए, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स का ब्रॉडर एंड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? देखिए ऐसे सी है, कार्बन हमारे पास है, मान ली दो हाइड्रोजन तो सेम प्लेन में और कार्बन भी सेम प्लेन में है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि दो हाइड्रोजन और हैं इसमें, वो आगे और पीछे हैं। तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होना चाहिए। मान ली इस प्लेन में एक कार्बन है और दोनों हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, इसका मतलब जो ब्रॉडर एंड है वो इस साइड होना चाहिए, जैसे मेरी तरफ होगा, ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्लियर बात है? और दूसरा है वो नीचे है, लेकिन ब्रॉडर एंड क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर की तरफ। तो मैं अगर उसको ऊपर से देखूंगा तो जो नीचे वाला कार्बन है, तो ब्रॉडर एंड तो इस तरफ होना चाहिए ना, नीचे की साइड से ऊपर तरफ। इसका मतलब इस टाइप से कुछ होगा। क्लियर बात है? मतलब जो ब्रॉडर एंड है वो मेरी तरफ ही है इस टाइप में, लेकिन हाइड्रोजन नीचे है, मतलब कुछ इस टाइप से इसमें आ रहा है। तो देखिए ये अब एनसीईआरटी कुछ इस टाइप से बोलती है, एनसीईआरटी ऐसा बोलती है, लेकिन कुछ अदर बुक्स में कैसा लिखा होता है कि उसमें जो होता है, जो ब्रॉडर एंड होता है, वो हाइड्रोजन की तरफ या किसी भी अन्य मॉलिक्यूल की तरफ कर देते हैं, कुछ इस टाइप से। दोनों ब्रॉडर जो है वो एक ही साइड कर देते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे सही है। क्लियर बात है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो मैं अभी लिख भी देता हूं, सॉलिड वेज is used to indicate bond। जो सॉलिड वेज होता है वो क्या इंडिकेट करता है? बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इंडिकेट बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और जो डैश वेज होता है वो क्या करता है? इज यूज्ड टू indicate bond away from the observer or projecting into the plane of paper। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज का टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आइसोमर पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।